बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संवेदी अंग या संग्राहक अंग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे त्वचा, जीवा, नाक और कान के बारे में अध्ययन करेंगे। संवेदी अंग किसे कहते हैं? तो संवेदी अंग जो होता है वे अंग जो मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जैसा मस्तिष्क कहता है वैसा जो है हमारी अंग कार्य करती है। इन अंगों को हम संवेदी अंग या संग्राहक अंग कहते हैं। संवेदी अंग जो होता है इसको हम ग्राही अंग नाम जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं शरीर में। पहला जो होता है इसको हम बाह्य ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। पहले को बाह्य ज्ञानेंद्रियां और दूसरे कहते हैं आंतरिक ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, तो दो प्रकार के संवेदी को बांट सकते हैं। पहला है आपका बाह्य ज्ञानेंद्रियां और दूसरा है आपका आंतरिक ज्ञानेंद्रियां। पहले भाग जो होता है उसमें त्वचा और विशिष्ट जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वे आती हैं, और अंतर जो ज्ञानेंद्रिय होता है वो शरीर के इंटरनल पार्ट्स अर्थात शरीर के आंतरिक भागों पर पाए जाते हैं। इसमें त्वचा आता है। बाह्य ज्ञानेंद्रिय में आपका त्वचा और विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां, विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां जिसके अंतर्गत जीवा, नाक, कान और आंख ये जो है विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। ठीक है, और जबकि जो आंतरिक ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। अभी इन्हीं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्वचा। इसको हम त्वक ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। त्वक या त्वचा एक प्रकार का बाह्य ज्ञानेंद्रिय है। जो त्वचा भाग में जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं ये खासकर एपिडर्मिस और डर्मिस भाग में पाया जाता है। एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा और त्वचा भाग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसे संवेदी कोशिकाएं होती हैं? देखिए, खासकर त्वचा भाग में डर्मिस भाग में जो होता है बहुत सारे संवेदी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम निम्न नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए पीड़ाग्राही अंग। ये भी जो है त्वचा भाग में पाई जाती है, और यहाँ की जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं ये पीड़ा का अनुभव करती हैं, पीड़ा को जो है ग्रहण करती हैं। दूसरा है आपका स्पर्शग्राही अंग। स्पर्शग्राही अंग दाब, स्पर्श आदि का जो है ये ग्रहण करती है। ये इसमें बहुत सारे पुट्टिकाएं जैसे आपका रोम पुट्टिका, मिश्रण कणिकाएं, दाबग्राही कणिकाएं और बल्ब कणिकाएं पाई जाती हैं। जो रोम पुट्टिका हो देखिए इसमें आपका रोम पुट्टिका है। रोम पुट्टिका जो होता है, जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, इसके आधार भाग पर जो है ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो रोम पुट्टिका जो होता है ये हेयर्स के आधार भाग पर ये जो कोशिकाएं होती हैं संवेदी कोशिकाएं ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है मिश्रस कणिकाएं। मिश्नर्स कणिकाएं ये भी जो है शरीर के अलग अलग भागों पर बिखरी होती हैं। तीसरा होती है दाबग्राही कणिकाएं। दाबग्राही कणिकाएं ये जो है
दाब या स्पर्श को जो है ग्रहण करने का कार्य करती हैं। चौथा है बल्ब कणिका। बल्ब कणिका ये जो कणिकाएं होती हैं ये शीर्ष मुंड के अग्रभाग पर पाया जाता है। जो पेनिस होता है इसके अग्रभाग पर जो है बल्ब कणिकाएं पाई जाती हैं। तापग्राही अंग जो होता है जो कि ताप, नमी, गर्मी का एहसास कराती है, इसको हम क्राउस कणिका के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे जो सेल्स होते हैं ये त्वचा पर पाए जाते हैं और ये गुच्छों के रूप में जो होता है पूरे शरीर के त्वचा पर बिखरे होते हैं। अब देखते हैं विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां। विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं ये विशिष्ट प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। जैसे आपका जीवा है, नाक है, कान है और आँख है। ये जो है विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां हैं जो विशिष्ट प्रकार के संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वाद ज्ञानेंद्रिय। इसको हम जीवा के नाम जानते हैं। जीवा बच्चों प्रत्येक मनुष्य में जो होता है एक जीवा होता है जो कि स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करता है। जीवा जो होती है इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे संवेदी कणिकाएं होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर जो होता है यहाँ पर टेस्ट बड होता है जिसको हम स्वाद कलिका के नाम से जानते हैं। स्वाद कलिका जो होता है खासकर ये लंबी, तर्क रूपी या फिर स्तंभी प्रकार का होता है। इनकी जो लगभग आयु होती है ये 10 दिन का होता है और एक जीवा के अंदर लगभग 10,000 टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक जीवा के पूरे जीवा में जो है लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड पाया जाता है। इसके जो आधार होता है ये पीछे की ओर जो है एग्जाम से जुड़ा होता है। ये विशेष प्रकार की स्वाद कलिकाएं हैं जो स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। अब इसमें देखिए 4 प्रकार के स्वाद कलिका होता है। 4 प्रकार की टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं जीवा के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं मीठे को ग्रहण करने के लिए। देखिए मीठे को ग्रहण करने के लिए जो होता है जीवा के अग्रभाग पर जो टेस्ट बड होता है ये जीभ के अग्रभाग पर पाया जाता है। इस भाग से हम जो है मीठा का अनुभव करते हैं। ठीक है, दूसरा है नमकीन। तो नमकीन जो होता है ये जीवा के शीर्ष भाग और पार्श्व भाग पर, अर्थात यहाँ पर देखिए शीर्ष है और ये पार्श्व, इस भाग से हम जो है हम नमकीन का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो टेस्ट बड होते हैं ये नमकीन को ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, ये होता है शीर्ष पर और ये पार्श्व पर, यहाँ पर हम जो है नमकीन को ग्रहण करते हैं। तीसरा जो होता है तीसरे प्रकार का कड़वा जो बिटर होता है। कड़वा का जो अनुभव होता है हमको जीभ के आधार भाग से, अर्थात पीछे की ओर, ये जो आपका आधार भाग है यहाँ से हमको कड़वा का अनुभव होता है। अर्थात जो टेस्ट बड होते हैं जो कड़वे ग्रहण करती हैं वो जीभ के आधार भाग पर पाई जाती है। और चौथा है खट्टा। जो खट्टे का अनुभव होता है ये जीभ के मध्य भाग पर, अर्थात इस भाग पर जो होता है यहाँ पर टेस्ट बड होते हैं जो कि खट्टे को अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार पूरे जीभ में जो है 4 प्रकार के टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। अब देखते हैं पूरे जीभ पर जो होता है पैपिली होता है। पूरे जीभ पर जो है छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं।
इस प्रकार से पूरी जीभ पर जो है छोटे छोटे से उभार होते हैं। इन उभार को हम कहते हैं पेपिली। पेपिली, ठीक है। जीभ पर जो है छोटे छोटे उभार होता है, इन उभारों को हम क्या कहते हैं, इनको हम पेपिली कहते हैं। तो पेपिली जो होता है ये आधार भाग पर जुड़ा होता है और ये उभरे होते हैं और लगभग 3 प्रकार के पेपिली जो है पूरे जीभ पर पाया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार के जो पेपिली होता है पूरे जीभ पर पाया जाता है। सबसे पहले देखिए नंबर 1, इसको बोलते हैं पीलीफॉर्म। पीलीफॉर्म पेपिली। पीलीफॉर्म पेपिली जो होता है ये लगभग बेलनाकार होती हैं और पूरे जीभ पर जो है इनकी मात्रा जो है बहुत कम होता है, कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। पीलीफॉर्म जो पेपिली होता है ये जीभ पर जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं और ये जो है संपूर्ण जीभ पर जो है फैली होती हैं। दूसरे प्रकार का जो पेपिली होता है इसको हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली जो होता है ये लगभग जो है जीभ के मध्य भाग पर पाई जाती हैं और छत्रक के समान होता है। इनके जो आकार होता है ये छत्रक के समान होता है और लगभग जो है ये जीभ के मध्य भाग पर पाई जाती हैं। और नंबर जो तीसरा होता है इसको हम कहते हैं सर्कमवेलेट पेपिली। सर्कमवेलेट पेपिली, ठीक है। सर्कमवेलेट पेपिली जो होता है ये दोनों पेपिली से जो होता है आकार में बड़ी होती हैं और ये भी जो है बीच बीच में पाया जाता है, ठीक है। इनका आकार जो होता है लगभग ये भी आकार के होते हैं, ठीक है। ये जो सर्कमवेलेट पेपिली जो होता है इनके जो है बीच बीच में होता है जीभ के और इनका आकार जो है लगभग ये भी आकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीभ में जो है 3 प्रकार के पेपिली होता है और 4 प्रकार के टेस्ट बड या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब देखते हैं घ्राणेंद्रियां। घ्राणेंद्रियां अर्थात नाक। नाक जो है प्रत्येक मनुष्यों में एक ही होता है। नाक जो होता है 2 नासा छिद्र के माध्यम से, इस प्रकार से देखिए 2 नासा छिद्र के माध्यम से ये बाहर खुलता है। दोनों नासा छिद्र जो होता है बीच में एक सेप्टम होता है, एक पट के माध्यम से दोनों जो नासा छिद्र जो होता है ये अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों नासा छिद्र जो है पीछे की ओर ये एक गुहा में खुलता है इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं नासिका गुहा। नासिका गुहा, ठीक है। नासिका गुहा कहते हैं। ये जो नासिका गुहा होता है इसकी जो दीवार होती है ये म्यूकस झिल्ली से बनी होती है। ये जो गुहा होता है चारों तरफ से जो होता है एक म्यूकस झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, म्यूकस झिल्ली से घिरा होता है। ये जो गुहा होती है नासिका गुहा ये चारों तरफ से म्यूकस झिल्ली से घिरा होता है। ये जो म्यूकस झिल्ली जो होता है ये विशेष प्रकार के रोमाभी उपकला ऊतक से बना होता है, ठीक है। रोमाभी उपकला ऊतक, ठीक है। ये जो आपका म्यूकस झिल्ली जो होता है विशेष प्रकार के रोमाभी उपकला ऊतक से बना होता है। इसी झिल्ली के अंदर जो होता है म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है। क्या होता है? म्यूकस ग्रंथि। इसी ग्रंथि से जो है म्यूकस का स्रवण होता है जो कि नाक को नम बनाकर रखता है। एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकस कहते हैं। ये जो म्यूकस होता है ये इसी म्यूकस ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है।
इनकी जो झिल्ली होता है, ये जो आपका संवेदी उपकला रोम ऊतक जो होता है, इसके स्वतंत्र सिरे पर जो है संवेदी रोम पाए जाते हैं। नाक के अंदर जो हेयर्स होता है, रोम होते हैं, इसके आधार से जुड़ा होता है। ठीक है। अब इसका आधार जो होता है वो एक जहाँ जुड़ा होता है, जो कि सीधे जो आपका ऑल फैक्ट्री जो मस्तिष्क के अंदर होता है वहाँ पर ले जाने का कार्य करता है। ठीक है। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है, जिस जो घ्राणेंद्रिय केंद्र होता है, वहाँ पर जो है इसके एग्जाम जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये नाक की संरचना हो गया। अब हम देखते हैं कान की संरचना। अब हम पढ़ेंगे कान की संरचना। कान जो हम इसको कहते हैं श्रवण इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां। बच्चों जैसे कि आपको पता है, कान जो हमारा सुनने को काम आता है, अर्थात कोई सुनता है, तो इसकी संरचना देखते हैं। कान जो होता है ये 3 भाग से बना होता है। ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसको हम बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है। मनुष्य में जो है 2 बाह्य कर्ण होता है। ये जो दोनों दिख रहा है, ये दोनों बाह्य कर्ण है। ये जो बाह्य कर्ण होता है एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ये, अर्थात अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो शरीर पर पाए हो जाते हैं, लेकिन इनका विशेष कोई कार्य नहीं होता है। इस प्रकार के अंग को हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो दोनों जो कर्ण होता है, बाह्य कर्ण जो होता है, ये अवशेषी अंग है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण जो होता है संख्या में 2 होता है, जैसे बताया आपको मैं, अवशेषी अंग होता है। और ये दोनों जो कान होता है, दोनों जो कर्ण जो होता है, ये उपास्थि से बना होता है। इसको कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है। कार्टिलेज या उपास्थि से बना होता है। कान के आधार से जो होता है एक नली शुरू होती है। इस प्रकार से देखिए, ये आपका बाह्य कर्ण है ऐसा, इस प्रकार से बाह्य कर्ण होता है। इसको कर्ण पिन्ना कहते हैं। यह आपका कर्ण पिन्ना है, जो कि अवशेषी अंग रूप में है। इसके आधार से, ठीक है, लगभग 20 से जो होता है एक नली शुरू होता है। ठीक है। कर्ण के आधार से जो होता है एक नली शुरू होता है लगभग मध्य भाग से, और ये अंतःकर्ण तक जाती है। बाह्य कर्ण से ये जो नली होता है ये बाह्य कर्ण शुरू होता है और लगभग ये अंतःकर्ण तक जाती है। इस नली को हम कहते हैं कर्ण कुहर नली। ये आपका है कर्ण कुहर नली। ठीक है। ये जो नली होती है ये मध्य कर्ण तक फैली होती है। नली के अंदर में जो होता है कर्णपटह नाम की एक झिल्ली होती है। अंत पर जो है जहाँ पर मध्य कर्ण होता है उसी भाग जो है एक कर्णपटह झिल्ली। ठीक है। इसी कर्ण कुहर नली के अंदर भाग पर जो है एक कर्णपटह झिल्ली होती है। ये जो झिल्ली होती है कर्णपटह झिल्ली, जो कि इसको बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण को ये अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है। कर्णपटह जो झिल्ली होती है ये बाह्य कर्ण को और अंतःकर्ण को 2 बराबर अलग अलग भागों में बांटती है। ये जो नली होता है इसको हम कहते हैं कर्ण कुहर नली। इस कर्ण कुहर नली की जो दीवार होती है, दीवार में जो है एक प्रकार ग्रंथि पाया जाता है। इस ग्रंथि को कहते हैं सेरुमिनस ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको?
सेरुमिनस ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है कहाँ होता है, ये कर्णकुहर नली के अंदर पाया जाता है। इस ग्रंथि से, सेरुमिनस ग्रंथि जो है एक प्रकार के मोम जैसे जो है एक पदार्थ का श्रवण होता है। ठीक है, इसी ग्रंथि से जो है एक प्रकार के मोम की तरह एक पदार्थ का श्रवण होता है, जो कि कर्ण में, जो कान में जो है, जो बाहर से धूल आता है, इसी मोम से चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मध्य कर्ण। दूसरा भाग है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण जो होता है एक गुहा के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अंदर जो होता है एक कर्ण गुहा के रूप में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं कर्ण गुहा। मध्य कर्ण जो होता है एक गुहा के रूप में होता है, इसको कहते हैं कर्ण गुहा। इस कर्ण गुहा के अंदर जो होता है हमेशा जो है हवा भरा होता है, इसमें हवा भर रहती है। गुहा जो है एक पतली नली के द्वारा, ठीक है, ये जो आपका कर्ण गुहा है एक पतली नली के द्वारा जो होता है ये मुखग्रासन में खुलता है। ठीक है, एक पतली नलिका के द्वारा जो है ये मुखग्रासन में खुलता है। इस नली को हम कहते हैं यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नली। यह नली जो होता है कहाँ खुलता है, ये खुलता है मुखग्रासन में। ठीक है, तो कर्ण गुहा शुरू होती है एक पतली नली जो कि मुख गुहा में खुलता है। इस नली को हम कहते हैं यूस्टेकियन नली। ये जो आपका मध्य कर्ण जो होता है अंतःकर्ण से जो होता है ये दो छिद्रों के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, ये जो आपका मध्य कर्ण होता है, जो गुहा होती है, ये मध्य कर्ण जो है अंतःकर्ण से जो होता है दो छिद्रों के माध्यम से जुड़ी होता है। दो छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं, देखिए पहला छिद्र जो ऊपर की ओर होता है इस छिद्र कहते हैं आपका फेनेस्ट्रा ओविलिस। फेनेस्ट्रा ओविलिस, ये ऊपर की ओर होता है, दो छिद्र होता है, इसमें ऊपर की ओर जो छिद्र होता है इसको कहते हैं फेनेस्ट्रा ओविलिस, और नीचे की ओर जो छिद्र होता है इसको कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडा। रोटंडा कहते हैं, फेनेस्ट्रा रोटंडा। ठीक है, ये दो है ऊपर की ओर होता है। ये जो छिद्र होता है ऊपर की ओर होता है, जबकि ये जो छिद्र होता है फेनेस्ट्रा रोटंडा ये जो है नीचे की ओर होता है। इन दोनों छिद्रों के माध्यम से मध्य कर्ण जो है अंतःकर्ण से जुड़ी होती है। बीच में जो होता है, इन छिद्रों के बीच में जो होता है तीन प्रकार के अस्थि पाया जाता है। ये जो आपका अस्थि होता है ये कर्णपटह व फेनेस्ट्रा ओविलिस के बीच में पाई जाती है। ठीक है, जो तीन अस्थियां होती है ये कर्णपटह व फेनेस्ट्रा ओविलिस के बीच में पाया जाता है। और ये तीन प्रकार की अस्थि जो होती है क्रम से इसको कहते हैं मेलियस, इंकस और पहला है आपका अस्थि मेलियस, दूसरा अस्थि को कहते हैं इंकस और तीसरे अस्थि को कहते हैं स्टेपिस। तीन अस्थियों के द्वारा बीच बीच में छिद्र होता है, इन्हीं छिद्रों के बीच में जो होता है अस्थि होती है। इन्हीं अस्थि जो होता है के द्वारा जो होता है आपका ये मध्य कर्ण अंतःकर्ण से जुड़ी होती हैं। ये जो आपका अस्थि जो होती है देखिए इस प्रकार संरचना होती है उसका। ये आपका बाह्य कर्ण हो गया इस प्रकार से। एक अस्थि इस प्रकार से सभी अस्थि आपस में जुड़ी होती हैं। ये दूसरा अस्थि और तीसरे प्रकार जो अस्थि होता है छोटी होती है, ये
इस प्रकार संरचना होती है। ये कर्णपिंड हो गया, ये आपका मेलियस, ये आपका मेलियस है, ये आपका इंकस है और ये आपका स्टेपिस है, स्टेपिस। इसी अस्थि को जो है, जो अस्थि होता है स्टेपिस, इसको शरीर की सबसे छोटी अस्थि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होता है वो कान में पाया जाने वाला यही स्टेपिस अस्थि जो होती है, जो कि सबसे छोटी होती है। तो इस प्रकार से 3 अस्थि जो होता है पाया जाता है। अब देखते हैं अंतःकरण। तीसरा जो होता है अंतःकरण, ये सबसे अंदर होता है। अंतःकरण जो होता है ये अर्धपारगम झिल्ली से बनी एक थैली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अंदर जो है थैली के रूप में होता है, जो कि अर्धपारगम में झिल्ली के रूप में होता है। इस झिल्ली को हम कहते हैं कला लेबिरिंथ। क्या कहते हैं इसको? कला लेबिरिंथ। ठीक है, इस झिल्ली को हम कहते हैं कला लेबिरिंथ। ये जो झिल्ली होता है ये अर्ध पारगम प्रकृति का होता है। इस झिल्ली के अंदर जो होता है इसमें परा अंतःलसिका द्रव भरा होता है। झिल्ली जो होता है थैली रूप में पीरियाटिक जो अस्थि होती है इसमें जो है सेप रहता है, पेरियाटिक अस्थि। ठीक है, ये जो झिल्ली होता है जो कला लेबिरिंथ की होती है, ये एक प्रकार के अस्थि कहते हैं पेरियाटिक अस्थि। इसी में जो होता है वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। पेरियाटिक अस्थि अंदर से गुहा बनाती है। ठीक है, ये जो आपको पेरियाटिक अस्थि जो होता है, पेरियाटिक अस्थि जो होता है अंदर से गुहा बनाती है। इस गुहा को कहते हैं अस्थि लेबिरिंथ गुहा। क्या कहते हैं इसको? अस्थि लेबिरिंथ गुहा। ठीक है, अंदर की जो है गुहा बनाती है, इस गुहा का नाम है अस्थि लेबिरिंथ गुहा के नाम से जानते हैं। इस गुहा में भी जो होता है परिलसिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, इस गुहा के अंदर जो होता है क्या होती है? एक चिपचिपा द्रव जो होता है परिलसिका द्रव भरा होता है। अंतःकरण का जो मुख्य भाग होता है उसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये अंतःकरण का मुख्य भाग होता है जो कि 2 थैली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये जो आपको वेस्टिब्यूल होता है ये 2 थैली के रूप में पाया जाता है। इसकी संरचना देखते हैं, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से एक थैली, ये जो है दूसरा थैली है ना, 2 थैली के रूप में जो है ये वेस्टिब्यूल पाया जाता है। एक को बोलते हैं आप यूट्रिकुलस, ये आपका यूट्रिकुलस है, यूट्रिकुलस, और दूसरे थैली को बोलते हैं सेकुलस। ये अंतःकरण का मुख्य भाग होता है, ये वाला जो थैली के रूप में रहता है। पहला थैली जो है बड़ा होता है, इसको कहते हैं यूट्रिकुलस, और दूसरी जो थैली होती है उसको कहते हैं सेकुलस। ठीक है, यूट्रिकुलस और सेकुलस। इस यूट्रिकुलस भाग से जो होता है तीन प्रकार की नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, यूट्रिकुलस भाग जो होता है 3 प्रकार की नलिकाएं निकलती हैं। ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं इस प्रकार से। और इन नलिकाओं के जो अंतिम सिरा जो होता है
ये फूल जाता है, ठीक है। सभी नलिका जुड़ी होती है इस प्रकार से। ये आपका यूट्रिकुलस भाग, एक वेसिकुलस। इससे जो है यूट्रिकुलस भाग जो है 3 प्रकार के नलिकाएं निकलती हैं, जिसमें 2 नलिकाएं जो होती हैं ऊपर की ओर जो है ये शुरू से जो है एक ही होता है, लेकिन आगे जाकर जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जबकि ये तीसरे प्रकार की नलिका जो है स्वतंत्र रूप से निकलता है, ठीक है। तीनों अर्धचंद्राकार जो नली होती हैं, इसका अंतिम सिरा जो होता है फूल जाता है। इस फूले भाग को हम कहते हैं एम्पुला, ठीक है। इस प्रकार से यूट्रिकुलस भाग से जो है 3 प्रकार के अर्धचंद्राकार नलिकाएं निकलती हैं। अब देखते हैं सेकुलस। सेकुलस भाग जो होता है ये आगे जाके नली के रूप में आगे बढ़ता है इस प्रकार से, और ये आगे जाकर जो होता है ये इस प्रकार से गोल मुड़ जाता है ऐसा, एक राउंडिंग संरचना बनाती है। इस संरचना को बोलते हैं कॉकलिया। इसको बोलते हैं कॉकलिया, ठीक है। सेकुलस भाग जो है एक ही निकलती है। ये जो नलिका जो है आगे जाकर जो है इस प्रकार से मुड़ जाती है। इस मुड़ी भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉकलिया, ठीक। तो इस प्रकार से यूट्रिकुलस भाग से जो है 3 नलिकाएं निकलती हैं, और सेकुलस भाग जो है 1 नलिकाएं निकलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपका कॉकलिया जो होता है चारों ओर से ये अस्थिकोश से जुड़ी होती है, ठीक है। ये जो कॉकलिया होता है ये चारों ओर से ये अस्थिकोश से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतःकरण जो होता है पूरी तरह से जो है ये गुहा को बना होता है, ठीक है। अब यहाँ हम देखें 3 प्रकार कर्ण के बारे में अध्ययन किए। पहला जो पढ़े बाह्य कर्ण, दूसरा पढ़े मध्य कर्ण, और तीसरा जो पढ़े हम अंतःकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने संवेदी अंग, त्वचा, जिह्वा, नाक और कान के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट कालखंड में हम आँख की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।